गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। यह बॉटनी की क्लास है जिसमें हम थर्ड ईयर बॉटनी का पेपर सेकंड इन्वायरमेंट साइंस एंड इकोलॉजी उसका अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इकोलॉजी के बायोटिक एबायोटिक फैक्टर में से एबायोटिक फैक्टर्स का तापमान, प्रेसिपिटेशन एंड लाइट, ये फैक्टर पढ़ लिए थे हमने। आज का हमारा टॉपिक है गैसेस। तो इन्वायरमेंट में पाई जाने वाली गैसें भी जीव को इफेक्ट देती हैं। उनके बेस पर भी जीव का जो वितरण है, जीव का साइज है, आकार की है, उसका मेटाबॉलिज्म है, वो डिपेंड करता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे इन्वायरमेंट में गैसेस हैं वो मैक्सिमम गैस नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन है जो 21% होती है, एवं जो CO2 गैस है वो 0.03% होती है। इसके अलावा जो अन्य हैं, अदर्स हैं, उनको 1% एप्रोक्स माना जाता है। तो हमारे एनवायरनमेंट में ये डिफरेंट टाइप की गैसेस पाई जाती हैं। मैक्सिमम अमाउंट में 78% है जो नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन है वो 21% पाई जाती है। CO2 है वो 0.03% पाई जाती है। एंड अदर्स जो गैसेज हैं लगभग 1% पाई जाती है। तो इस प्रकार से इन्वायरमेंट में ये गैसों का एक वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। यदि ये वॉल्यूम चेंज होने लगता है तो फिर जीव को किसी न किसी रूप में वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है और जीने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। हम देखते हैं कि गैसें पृथ्वी की सतह के आसपास, जो पृथ्वी की सतह होती है उसके 2-3 किलोमीटर तक जो गैसें उनका घनत्व ज़्यादा होता है, और धीरे धीरे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो गैसों का घनत्व कम होता चला जाता है। ऐसे ही समुद्र में हम गहराई में जाएंगे तो गैसेज का घनत्व और बढ़ता है और दाब बढ़ता है। तो हम जैसे पहाड़ों में चढ़ते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। तो सांस लेने में कठिनाई होने का कारण क्या है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की सुलभता, ऑक्सीजन का पाया जाना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कम होने लगती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन उतनी पर्याप्त जा नहीं पाती है, इसलिए हम जल्दी सांस लेते हैं ताकि हमारा बॉडी जो ऑक्सीजन की पूर्ति कर पाए। उसमें हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो हीमोग्लोबिन, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो ऑक्सीजन को बाउंड करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके और वो पूरे बॉडी में संचरित करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ऊंचाई के क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाता है इसलिए ऑक्सीजन वो जल्दी ट्रैप कर पाते हैं और ऑक्सीजन की पूर्ति शरीर में कर पाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे हमारे जो इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उसमें पाए जाने वाले जो जीव हैं, मेनली यदि हम होमो सैपियंस ह्यूमंस के बारे में बात करें तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ के लोग फेयर होते हैं और रेडिश होते हैं। रेडिश मतलब स्किन उनकी लाल रंग की होती है, तो उनके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाता है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन गैस के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन O2 एनवायरनमेंट में 21% पाई जाती है, और जीव को ऑक्सीजन कितनी चाहिए उसके बेस पर हम दो प्रकार से जीवों को डिवाइड करते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक जीव। ऑक्सीजन की सुलभता, जिसको ऑक्सीजन चाहिए उसके बेस पर हम दो टाइप्स के जीव कहते हैं, एनएरोबिक जीव, एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिक एनिमल, एरोबिक ऑर्गेनिज्म। तो ये दो टाइप के जीव होते हैं, एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म, एरोबिक ऑर्गेनिज्म। एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म उन्हें कहते हैं जो कि श्वसन की क्रिया करते हो ना करते हो, लेकिन उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वो हो सकता है कि अपने ऑक्सीजन की पूर्ति उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता ही ना हो, वो डिग्रेडेशन के लिए सल्फर बैक्टीरिया सल्फर का उपयोग करता है। उसी तरह से बहुत सारे अदर बैक्टीरिया हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो ऐसे जीवों को हम एनाएरोबिक जीव कहते हैं। वो जीव जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है हम उन्हें एरोबिक जीव कहते हैं, ऑक्सीकारक जीव, अनऑक्सीकारक जीव। ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर हम जीवों को अलग टाइप से भी डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ऐसे जीव जो ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते, मतलब अविकल्पी, जिनके पास कोई विकल्प नहीं है, ऑब्लिगेट एरोबिक। ऑब्लिगेट अविकल्पी, ऐसे जीव जिनके पास कोई विकल्प नहीं है ऑक्सीजन के बिना जिंदा रहने का। यदि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो जिंदा नहीं रह सकते। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हम खुद हैं, एनिमल्स हैं। हमें यदि ऑक्सीजन नहीं मिले तो हम मर जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास में ऑक्सीजन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, अविकल्पी। इसलिए हम इस क्राइटेरिया में आते हैं ऑब्लिगेट एरोबिक। कुछ ऐसे जीव होते हैं फैकल्टेटिव या विकल्पी जीव, जिनको कि यदि ऑक्सीजन मिल जाए तो ऑक्सीजन ले लेते हैं, काम चला लेते हैं, ऑक्सीजन ना मिले तब भी कोई बात नहीं। फैकल्टेटिव मतलब विकल्प होता है उनके पास में, यदि ऑक्सीजन नहीं मिली तो चलो हम इससे काम चला लेंगे। जैसे हम कहेंगे जैसे पानी पीते हैं हम और पानी ना मिला तो कोई बात नहीं, जूस पी लेंगे, नींबू पानी पी लेंगे, नींबू और कुछ पी लेंगे, दूध पी लेंगे। तो इस तरह से विकल्प तो हो, मतलब ऑक्सीजन यदि मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है वो जी लेंगे उसमें। ऑक्सीजन नहीं मिलती है तब भी वो जी लेते हैं। इसलिए ऐसे जीवों को फैकल्टेटिव जीव कहा जाता है, विकल्पी जीव कहा कहते हैं इसको। और तीसरा टाइप है अल्प ऑक्सीजनकारी जनरागी जीव, माइक्रो एरोफिलिक जीव, ऑर्गेनिज्म, जिनको ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम आवश्यकता होती है। मतलब ऐसे जीव जो ऑक्सीजन की कम मात्रा में भी अपना काम चला लेते हैं। ये जीव ऑब्लिगेट जीव, ये ऑक्सीजन के बिना कोई काम नहीं कर सकते, इनको ऑक्सीजन चाहिए और इनका कोई विकल्प भी नहीं है, कोई ये किसी दूसरे पर डिपेंड भी नहीं है कि ऑक्सीजन के अलावा इनको कुछ देंगे तो ये जिंदा रहेंगे। इसलिए ये ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रहते, ये अविकल्पी जीव है, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। ऑब्लिगेट ऑर्गेनिज्म। फैकल्टेटिव ऑर्गेनिज्म वो हैं ऑक्सीजन मिलती है तो पर्याप्त ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। फैकल्टेटिव, विकल्पी। और माइक्रो एरोफिलिक ऑर्गेनिज्म, जिनको ऑक्सीजन चाहिए पर बहुत कम मात्रा में, ज़्यादा देने से इनकी मतलब हार्श इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो इनको ऑक्सीजन चाहिए पर बहुत कम चाहिए होती है, ऐसे जीव होते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जैसे मेंढक है, मेंढक का लार्वा है, जिसमें कि ये जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को कैरिंग करके और एक सेल से दूसरी सेल तक पहुंचाने का काम मनुष्यों में तो हीमोग्लोबिन करता है। लेकिन डिफरेंट टाइप के जीव होते हैं जिनमें ये डिफरेंट टाइप के वर्णक पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि
मेंढक के जलीय लार्वा के हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन लादने की क्षमता अधिक होती है। जो मेंढक का लार्वा होता है उसके ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी, इसको हम कहते हैं लोडिंग कैपेसिटी। लोडिंग कैपेसिटी। जो मेंढक का लार्वा होता है उसमें जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन, उसके लोडिंग कैपेसिटी, लोडिंग किसी कैपेसिटी है, ऑक्सीजन को लोड करने की कैपेसिटी है। ठीक है, तो लोडिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है। अब ये लोडिंग कैपेसिटी क्या है, मतलब एक हीमोग्लोबिन है, जैसे हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो एक हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लोड कर सकता है। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है वो एक साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाउंड कर सकता है। तो ये इसकी लोडिंग कैपेसिटी हुई। ठीक है, 1 2 3 और 4, ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनको लोड कर सकता है, इसलिए इस हीमोग्लोबिन की लोडिंग कैपेसिटी है 4। ठीक है, अब यदि हम हमारे बारे में बात करें कि यदि हमारा हीमोग्लोबिन फेफड़े में आके, जैसे हमारी जो राइट साइड की जो वेसल्स है, जो ब्लड का अनप्यूरिफाइड जो ब्लड है उसको फेफड़े तक लेके जाती है, उसके अंदर जो CO2 निकाल दी जाती है, और लंग से, फेफड़े से यदि हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन लेता है, तो उसमें पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन कैच कर सकता है। ठीक है, वो यहाँ से 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैच करे और मान लो मस्तिष्क तक उसको वो ऑक्सीजन पहुँचानी है। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद, मस्तिष्क तक वो ब्लड पहुँचने के बाद केवल वो 2 ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल छोड़ता है, तो फिर वापस ले आया वो। किसी के सिर पर हमने मान लो कि 4 ईंट रख दी और उसको बोला इस छत पर लेके चला जा। अब वो छत पर लेके जाए और वहाँ पर 2 छोड़ कर 2 वापस लेके आ जाए। इसका मतलब काम तो उसने उतना ही किया, मेहनत उतनी की, लेकिन उसने जो आउटपुट था वो उसका पूरा नहीं हुआ। ऐसा ही हम कहते हैं कि हमारे अंदर भी ऐसा ही होता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, जब हम मॉर्निंग वॉक नहीं करते, जब हमारी बैड हैबिट्स होती हैं लेट सोने की या लेट उठने की, तो उस कंडीशन से हमारा जो दिनचर्या है, टाइम टेबल शेड्यूल है, वो खराब होता है। मतलब हम प्रकृति से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। हम प्रकृति का एक हिस्सा है, हम भी एक जीव हैं इस प्रकृति में पाए जाने वाले, और हम देखते हैं कि जो प्रकृति में जीव पाए जाते हैं वो प्रकृति के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन हम प्रकृति में पाए जाते हैं और प्रकृति के अकॉर्डिंग नहीं, प्रकृति के अपोजिट काम करते हैं। जैसे प्रकृति में सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है, और हमारी सुबह दोपहर में भी हो जाती है और हमारी रात को भी नहीं होती है। ठीक है, तो हम प्रकृति से अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हैं। अलग करने की कोशिश में हमारे जो मेटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, हमारी जो दिनचर्या, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो सारे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो भी 2 ऑक्सीजन लेके और 4 ऑक्सीजन लेके कैच करके और केवल 2 ऑक्सीजन छोड़ता रहता है। और यदि वो बीमारी की हालत हो, डिजीज्ड कंडीशन हो किसी एनिमल्स की, किसी जीव की, तो वो और भी कम होने लगती है। और यदि वो 1 ऑक्सीजन से भी कम करने लग जाए ट्रांसफर, तो फिर उसके बाद वो कोमा में चला जाता है। ठीक है, तो यही कारण है कि पर्याप्त ऑक्सीजन यदि ब्रेन को मिल रही है, यदि हर कोशिका को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो बॉडी हमेशा स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमारे इसमें कहा जाता है कि हमें सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि सुबह के समय में जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणों का आयाम करते हैं, तो उसमें क्या एक कैपेसिटी बढ़ती है, हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन कैच करने की कैपेसिटी बढ़ती है, कि जहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन ही वो छोड़ रहा था, वहाँ पर 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल छोड़ने लगता है। धीरे धीरे यदि अभ्यास किया जाए तो वो 4 मॉलिक्यूल छोड़ने लगता है। यदि वो कंडीशन आती है कि हमारा हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन कैच करता है फेफड़े में और 4 ही ऑक्सीजन छोड़ के आता है, वो कब होता है कि जब हमारी डिमांड, फेफड़े की डिमांड तो 4 ऑक्सीजन की है, वो 4 ऑक्सीजन कैच कर लेता है, लेकिन कोशिका की डिमांड 4 ऑक्सीजन है ही नहीं। कोशिका की डिमांड 4 कब होगी? जब वो कंप्लीटली एक्टिव होगी। और कंप्लीटली एक्टिव कब होगी? जब हम शरीर को काम मिलेंगे, ब्रेन को काम मिलेंगे,
तब जाके हमारी सभी कोशिकाएं एक्टिव होंगी। इसलिए कहा जाता है कि उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है हम उसका पूरा फायदा ही नहीं उठा पाते हैं। यदि हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी को पूर्ण रूप से काम में लिया जाए तो एक मनुष्य, एक जीव है, वो अपनी लाइफ स्पेन को लार्ज कर सकता है, अपनी जीवन का जो जीवन काल है उसको वो बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर जो मेंढक है, अब हम मेंढक की बात कर रहे थे, मेंढक में जो मेंढक का लार्वा है वो तो हीमोग्लोबिन लोडिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है, जबकि मेंढक में कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेंढक का जो लार्वा है वो पानी में पाया जाता है, वो पानी से बाहर ही नहीं आता है। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो घुलनशीलता है 1 लीटर में 4 से 10 ml होती है। 1 लीटर जो वाटर है उसके अंदर 4 से 10 ml जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, अब 1 लीटर में 4 से 10 ml पानी पाया जाता है, ये ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ऑक्सीजन के घुलने की कैपेसिटी डिपेंड करती है पानी की शुद्धता पर। हम देखते हैं जैसे मान लो शुद्ध पानी है, जितना शुद्ध पानी होगा उसमें ऑक्सीजन उतनी घुलने की कैपेसिटी अच्छी होगी। इसलिए शुद्ध पानी, ट्रांसपेरेंट पानी हो, हम उसको पिएंगे तो ऐसा लगेगा हाँ आज तो मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा टेस्टी पानी है, अच्छा पानी है। लेकिन यदि उसमें अदर मिनरल्स CO2, अमोनिया इस तरह के डिजोल्व होते हैं तो उसकी ऑक्सीजन डिजोल्व कैपेसिटी भी कम होने लगती है। अब जो लार्वा है, मेंढक का लार्वा वो पानी के अंदर पाया जाता है और पानी की घुलनशीलता, पानी के अंदर ऑक्सीजन की घुलनशीलता डिपेंड करती है उसकी प्योरिटी पर। और यदि पानी इम्प्योर है तो फिर उसकी घुलनशीलता कम हो जाती है, घुलनशीलता कम हो जाती है तो इसलिए इसकी लोडिंग कैपेसिटी ज़्यादा इसलिए होती है कि ये ऑक्सीजन ज़्यादा लोड कर पाता है और ऑक्सीजन की पूर्ति करता रहता है आराम से। तो यहाँ पर लोडिंग कैपेसिटी लार्वा की ज़्यादा होती है, लेकिन मेंढक है वो पानी की सतह पर भी आ जाता है, सतह पर आके वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले सकता है। ठीक है, तो मेंढक के जो लोडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की वो कम है, लेकिन उसके लार्वा में ऑक्सीजन की जो लोडिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो घुलनशीलता है वो कम होती है और इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर। यदि पानी के अंदर जितनी इम्प्योरिटीज होंगी तो ऑक्सीजन उतनी डिजोल्व कम होगी, उसमें अदर गैसेज, अदर मिनरल्स, अदर मेटल्स और डिजोल्व होंगे तो ऑक्सीजन उसमें कम डिजोल्व होगी। लार्वा है जो पानी के अंदर पाया जाता है, अतः इसमें जो हीमोग्लोबिन की लोडिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा होती है। मेंढक सरफेस पर भी आ जाता है, पानी के अंदर भी रहता है, अतः वो अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति बाहर से भी कर लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं CO2 की। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में 0.03% पाई जाती है। ठीक है, लेकिन देखा गया है कि 40-50 साल में ये जो है वो 0.05 0.09 तक बढ़ गई है। मतलब इसमें 0.03% पाई जाती है, लेकिन इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, अब ये वृद्धि हुई है तो इस CO2 के वृद्धि होने का एक तो इफेक्ट इस पृथ्वी पर क्या होता है, पहली बात। दूसरा, जीव पर इसका इफेक्ट क्या है यदि CO2 बढ़े एनवायरनमेंट में। तो ये हम बातें करेंगे, क्योंकि जो CO2 है, जो ब्रे एक साइंटिस्ट थे, ब्रे 1965 में इन्होंने कहा कि CO2 की मात्रा है वो 249 ppm से बढ़कर 319 ppm हो गई। CO2 की जो मात्रा है इन्वायरमेंट में
इन्वायरमेंट में 249 ppm, 249 ppm से 319 ppm हो गई, 319 ppm हो गई। मतलब इन वैज्ञानिक के अनुसार ये कह रहे हैं कि 100 साल के अंदर, यदि हम 100 साल का एक्सपेरिमेंट करें, एक साइंटिस्ट है 1965 में इन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट में CO2 है वो 249 ppm पाई जाती थी, लेकिन 100 साल के अंदर में 319 ppm हो गई। ये ppm क्या है? पार्ट पर मिलियन, है ना। ppm बराबर पार्ट पर मिलियन, ppm पार्ट पर मिलियन। अब ये मिलियन क्या है? तो ये एक ब्रिटिश पैमाना है जिसमें 1000 बराबर 1 2 3, उसके बाद मिलियन, तो यहाँ 3 जीरो और बढ़ा देंगे, 1 2 3 और 1 2 3, ये हो गया मिलियन। यदि हम मिलियन की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। तो ये इनकी कैलकुलेशन चलती है कि 1000 में 3 जीरो बढ़ी, फिर 3 जीरो बढ़ी, फिर 3 जीरो बढ़ी, इस तरह से 1000 मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन, इस तरह से ये कैलकुलेशन चलती है, ट्रिलियन, इस तरह से, ठीक है। तो पार्ट पर मिलियन, मिलियंस के अंदर, मिलियंस जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें पार्ट पर मिलियंस कितना पार्ट CO2 पाई जाती है, मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स में हम यदि हमारी जो गिनती है उसके अकॉर्डिंग इकाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख मॉलिक्यूल्स में 249 जो मॉलिक्यूल्स थे वो CO2 थी, ठीक है। ये वैज्ञानिक कहते हैं कि 100 साल पहले जो 10 लाख मॉलिक्यूल्स थे, 10 लाख मॉलिक्यूल्स में 249 मॉलिक्यूल थे वो CO2 के थे, लेकिन 100 साल के बाद में ये 319 हो गए। इसका मतलब बढ़ोतरी होगी, इसमें कितनी हो गई बढ़ोतरी? 319 20 और लगभग 50-70 मॉलिक्यूल्स की बढ़ोतरी हो गई। तो ये बढ़ोतरी होना इफेक्ट क्या डालता है? इफेक्ट ये डालता है कि इन्वायरमेंट में CO2 बढ़ी, इन्वायरमेंट में जैसे ही CO2 बढ़ेगी तो ये पृथ्वी से, जैसे सन है ये, तो यहाँ पर ये जो रेज आती हैं, किरणें आती हैं, ये पृथ्वी के ऊपर गिरती हैं, इसके बीच में ये हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट पाया जाता है। तो ये जो किरणें इस पृथ्वी के ऊपर आई, पृथ्वी के ऊपर आके गिरी, तो इसके अंदर यदि CO2 बढ़ती है तो यहाँ से जो परावर्तित किरणें हैं ये वापस नहीं जा सकती, ठीक है। जो अधिक तरंग दैर्ध्य वाली किरणें, जो अधिक ऊर्जा वाली किरणें हैं, ये CO2 इन्वायरमेंट में बढ़ने से उनको रोक लेती है। अब इनके रोकने से क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तो है नहीं कुछ, नुकसान ज़रूर है, क्योंकि ये अधिक ऊर्जा वाली किरणें थी जो पृथ्वी से टकरा के और वापस इन्वायरमेंट से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन इन्वायरमेंट में गैसेज में इनबैलेंस हुआ। इनबैलेंस का मतलब है कि जो CO2 है उसका घनत्व है वो पृथ्वी की सरफेस के ज़्यादा पास में पाया जाता है। तो जब पृथ्वी से किरणें टकराती हैं तो वो परावर्तित नहीं हो पाती हैं, और परावर्तित होती हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उनको स्कैटर्ड कर देती है, प्रकीर्णन कर देती है, स्कैटर्ड फॉर्म में फिर वो इसी इन्वायरमेंट में बिखर जाती हैं। अब इसी इन्वायरमेंट में बिखरती हैं तो यहाँ पर गर्मी बढ़ती है। तो इसको कहते हैं हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है इसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट।
ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हुआ, मतलब कि इस इन्वायरमेंट में यदि CO2 की परसेंटेज 0.03% है और ये 0.0 कुछ परसेंट भी बढ़ती है इन्वायरमेंट में, तो ये सूर्य से आने वाली उतनी किरणों को परावर्तित नहीं होने देगी। वो टकराएंगी पृथ्वी से, किरणें जो सूर्य से आती हैं अधिक ऊर्जा वाली, जो पृथ्वी से टकराएंगी और इसी इन्वायरमेंट में रुक जाएंगी, वो बाहर नहीं जा पाएंगी। तो उनकी एनर्जी वो पृथ्वी के चारों तरफ बढ़ जाएगी, इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी का टेम्परेचर 0.1 डिग्री भी बढ़ जाए तो हम कहते हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगेंगे, और पिघलने लगेंगे तो हम पहले से ही जानते हैं कि 75% वाटर है, और उसके अलावा जो थल है हमारा तो वो डूबने लगेगा, और डूबने लगेगा तो हमारे जो इंडिया के चारों तरफ जो मुंबई है, गोवा है, ये के हैं जो चेन्नई वगैरह है, ये सारे वैसे डूब जाएंगे, विशाखापट्टनम है ना। तो हमारे जो इंडिया के अंदर जो समुद्र के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, सिटीज़ हैं, तो वो सारे डूब जाएंगे। तो अतः इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हम यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट पर टिप्पणी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो पृथ्वी के चारों तरफ इन्वायरमेंट पाया जाता है उसमें CO2 की परसेंटेज 0.03% पाई जाती है, लेकिन किन्हीं कारणों से यदि ये CO2 इन्वायरमेंट में बढ़ती है तो इन्वायरमेंट में जलवाष्प एवं CO2 के द्वारा जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं जो पृथ्वी से टकराकर परावर्तित होती हैं, तो परावर्तित होने वाली किरणों को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, यहीं पर मतलब स्कैटर्ड कर देती हैं, फैला देती हैं, जो इन्वायरमेंट से बाहर नहीं जा पाती हैं। इससे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो बढ़ता है, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर यहाँ पर जो गैसेज हैं, ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ है वो पिघलने लगेगी और मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ने लगेगी। तो इस तरह से पृथ्वी पर एक खतरा उत्पन्न हो जाएगा, तो इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 4-5 पॉइंट यदि हम लिखेंगे तो फिर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली बात हमारी क्लियर होगी। तो एक बार हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पर टिप्पणी लिखेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें हम क्या लिखेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट इन्वायरमेंट में CO2 की सांद्रता 0.03% पाई जाती है, लेकिन किन्हीं कारणों से इसमें पॉल्यूशन आ सकता है ना, एंड अदर आ सकते हैं। किन्हीं कारणों से CO2 की सांद्रता वातावरण में बढ़ जाए तो सूर्य से आने वाली किरणें जो पृथ्वी से टकराने के बाद परावर्तित होते हैं, टकराने के बाद परावर्तित होती हैं, वो CO2 की
CO2 की सांद्रता अधिक होने के कारण वायुमंडल में ही रहेंगी। इससे वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। इसे ग्रीन हरित ग्रह प्रभाव कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट टॉपिक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें हम कह रहे हैं कि जब CO2 की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में 0.03% पाई जाती है, लेकिन किन्हीं कारणों के द्वारा यदि ये CO2 की परसेंटेज है, सांद्रता है, वो बढ़ जाती है एनवायरनमेंट में, तो सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी से टकराकर जो परावर्तित होती हैं, वो इन्वायरमेंट में ही बिखर जाती है, बाहर नहीं जा पाती हैं। अतः इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और ये बढ़ने का ही ये जो बढ़ता है, इसे ही हम टेम्परेचर बढ़ता है, उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम क्यों दिया गया इसका? ग्रीन हाउस इफेक्ट हम देखेंगे कि जो आजकल हमारे ग्रीन हाउस देखा है कि आपने? ग्रीन हाउस किसे कहते हैं? ग्रीन हाउस जिसमें जो ग्रीन नेट होती है, झोपड़ी सी बना देते हैं, और उसके अंदर आजकल सब्जियां होती हैं, ग्रीन हाउस, है ना। उसमें क्या होता है कि जो ग्रीन नेट लगा होता है और उसके नीचे उसके अंदर में सब्जियां वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल रखा जाता है। तो वहाँ पर जैसे ऊपर से सनलाइट से रोशनी जाती है, तो उसके अंदर एक गर्मी सी हीट सा बन जाता है, हीट जनरेशन हो जाता है, उसके अंदर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। टेम्परेचर बाहर का जो टेम्परेचर है उसके कंपैरिजन में अंदर का जो टेम्परेचर उसका वो बढ़ जाता है। तो अतः उसके बेस पर हम कहते हैं कि जैसे कि ग्रीन हाउस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसी तरह से हमारे इस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अतः वो ग्रीन हाउस इफेक्ट था, टर्म्स वहाँ से आई है कि ग्रीन हाउस के अंदर जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उसमें रोशनी आती है, फिर वो बाहर नहीं जा पाती, इसलिए उसमें ही फैल जाती है, तो गर्मी वहाँ हो जाती है। अब वो इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसलिए हम इन्वायरमेंट में भी ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन है वो 0.03% पाई जाती है, लेकिन ये यदि परसेंटेज बढ़ती है तो सन से जो आने वाली रेज हैं, किरणें हैं, वो पृथ्वी से टकराती हैं, परावर्तित होती हैं, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती इन्वायरमेंट से, और उसी के अंदर वो एनर्जी स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, और टेम्परेचर बढ़ता है। तो सेम ग्रीन हाउस की तरह ये इफेक्ट है, तो इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। कुछ जगह पर जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये जो परसेंटेज हम बात करते हैं 0.03% जो CO2 पाई जाती है, कुछ जगह पर ये इससे ज़्यादा पाई जाती है। जैसे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी एरिया में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, लेकिन यदि हवा चलती है तो उससे वो बैलेंस हो जाती है। जैसे घने जंगल है, घने जंगल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो हमने पहले की क्लास में बात की है कि जो 0 डिग्री अक्षांश लिखा है उस पर पाई जाने वाली जो वनस्पति है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल एंड हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, और इसकी वजह से वहाँ पर पानी और तापमान ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पौधे अच्छे से फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन कर पाते हैं, जिसमें उनमें ग्रोथ ज़्यादा पाई जाती है और डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर रेस्पायरेशन बढ़ रहा है, फोटोसिंथेसिस बढ़ रही है, तो ऐसी जगह पर भी CO2 की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो हवा चलती है, पवन चलती है, उसकी वजह से इसको बैलेंस कर दिया जाता है। अदरवाइज वहाँ पर CO2 कहते हैं ना कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो CO2 रात को छोड़ते हैं, रेस्पायरेशन, पादप भी शोषण करते हैं, हम भी शोषण करते हैं, तो पादप भी शोषण में CO2 छोड़ते हैं, हम भी CO2 छोड़ते हैं। तो उस एरिया में यदि हवा ना चले और पौधे के नीचे हम सो रहे हैं तो पादप CO2 छोड़ता है, तो हमारे चारों तरफ के जो सराउंडिंग एरिया है
उसमें CO2 हो जाएगी और CO2 होके हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और इस तरह से वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारी डेथ हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। और यही कारण है कि सर्दियों में हम कहते हैं ना कि जो रूम है उसको बंद करके और हीटर वगैरह ऑन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हीटर ऑन करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टूटती है और टूटने के बाद में CO2 जो टूटती है वो CO+O में टूट जाती है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस है जिसकी वजह से सीधा ब्रेन अटैक होता है, मतलब ब्रेन को ये बिल्कुल सुला देती है, हम कुछ भी सोच नहीं सकते, सुनने की समझने की कैपेसिटी नहीं होती है, मतलब ये नर्वस सिस्टम को पूरे उसे शिथिल कर देती है। ब्रेन को ही जब हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, हम उसको ही ये कंट्रोल कर लेते हैं तो उसके बाद शरीर हिल डुल नहीं सकता है। और हम देख रहे हैं कि हम हमारे को सांस नहीं आ रही है, हम मर रहे हैं, लेकिन वो उसमें कुछ कर नहीं सकता है। ऐसे ये इस तरह की मौत होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है तो वो इफेक्ट डालती है और उस इफेक्ट से जीवों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और प्रभावित होते हैं जीव। नेक्स्ट है इसमें नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो आवश्यक तत्व है हमारे, नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। अब नाइट्रोजन एक जो हमारे आवश्यक तत्व हैं पादपों में, जिनको हम कहते हैं कि CHONT, ठीक है, CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। तो ये हमारे आवश्यक तत्व हैं पौधों के लिए, जिनको जीवन मतलब पौधे की वृद्धि के लिए ये अति आवश्यक है। यदि ये ना हो तो पौधे में वृद्धि रुक जाती है। तो CHO ये तो हम देखते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट में भी काम आते हैं, प्रोटीन में भी काम, जैसे कार्बोहाइड्रेट में देखिए हम कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में CHO काम आते हैं। प्रोटीन में हम देखें तो प्रोटीन में भी COOH होता है, NH2 होता है, R ग्रुप होता है जिसमें CH3 मानते हैं, N मान लें इसको, और एक H होता है। तो ये सारे भी इसी से बनते हैं। इसके बाद हम लिपिड माने तो लिपिड भी यही होती है, लिपिड में भी फॉस्फोरिक एसिड होता है और CH3 COOH या R होते हैं, एस्टर्स होते हैं। तो एस्टर में भी COOR होता है, ग्रुप होता है, वो भी इसी से बनते हैं। NIKS प्रोटीन में, P आ गया हमारे DNA में फॉस्फोरिक एसिड के रूप में पाया जाता है। तो ये हमारे बैकबोन है एक तरह से पूरी बॉडी बनाने के, जहाँ पर CHO कहीं भी NPK कहीं भी काम आता है, ठीक है। अतः उसमें भी जैसे नाइट्रोजन है वो इन्वायरमेंट में 78% पाया जाता है, नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में 78% पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि फिर भी हम नाइट्रोजन इतना पाया जाता है एनवायरनमेंट में, फिर भी हम खेती करते समय यूरिया फेंकते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन तो है, एनपीके में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, तो ये ज़्यादा होता है तो एन हम वहाँ पर यूरिया में दे रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है, लेकिन फिर भी हम फर्टिलाइजर के रूप में नाइट्रोजन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन को जो पेड़ पौधे हैं वो सीधा नहीं ले सकते, वो सांस में सीधा नहीं ले पा रहे, यूज नहीं करते हैं, ये अमोनिया नाइट्रेट के रूप में ही काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाते हैं, तो फर्टिलाइजर के रूप में मिलाते हैं, और फर्टिलाइजर में ऐसा 40 मिलियन टन 40 मिलियन टन है, 40 मिलियन टन ये प्रति वर्ष हम फर्टिलाइजर के रूप में इस मिट्टी में नाइट्रोजन मिलाते हैं। ये नाइट्रोजन की क्वांटिटी है जो हम फर्टिलाइजर के रूप में इस मिट्टी में प्रति वर्ष हम डालते हैं। 40 मिलियन टन नाइट्रोजन हम फर्टिलाइजर के रूप में इस पृथ्वी में देते हैं। उसके बाद में जो अजैविक स्थिरीकरण है, ओजोनाइजेशन, उसमें हम 45 टन
स्पार्क हुआ तो इस तरह के ओजोनाइजेशन, ओजोन की लेयर है, वहाँ पर किरणें गिर रही हैं, नाइट्रोजन उससे क्रिया कर रही है, बिजली चमक रही है, बिजली कड़कड़ाती है, उस टाइम गैसें अपने आप में आपस में वो मिक्स होती हैं और फिर वो पानी बारिश के साथ नीचे गिरती हैं। हम कहते हैं ना बारिश का पानी ज़्यादा उपजाऊ होता है, बारिश का पानी गिरते ही पेड़ पौधे पर ऐसे खुशहाली आ जाती है। तो उसमें क्या है कि उसमें जो नाइट्रोजन आती है तो उस रूप में भी 45 मिलियन टन प्रत्येक साल नाइट्रोजन इस पृथ्वी में आती है, मिक्स होती है। उसके बाद 90 टन है जो जैविक स्थिरीकरण द्वारा इसमें मिट्टी में मिलाई जाती है, 90 मिलियन टन। ठीक है, 90 मिलियन टन जैविक स्थिरीकरण, बायोटिक नाइट्रोफिकेशन, जैविक नाइट्रोफिकेशन क्या है? इसमें क्या है कि जैसे मिट्टी के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन को इसमें जैसे सूडोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है, एजिटोबैक्टर है, वो सारे हैं ऐसे जीव जो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को डायरेक्ट लेते हैं और पौधे के लिए सुलभ बनाते हैं। तो इस तरह के जीव हैं वो इसमें 90 जो मिलियन टन है इस रूप से वो नाइट्रोजन को इस मिट्टी में मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखें 40 मिलियन टन, ये तो हम फर्टिलाइजर के रूप में डालते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में हम मिट्टी में मिलाते हैं। 45 मिलियन टन है जो ऑटोमेटिकली जो इन्वायरमेंटल जो रीजन है जैसे बिजली कड़कना है, बारिश आना है, ये सारी प्रोसेस हैं उसके अकॉर्डिंग ये इसमें मिक्स होती हैं। इसके बाद जो बायोटिक नाइट्रोफिकेशन प्रोसेस है जिसमें कि कुछ बायो ऑर्गेनिज्म हैं वो नाइट्रोजन को इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं और फिक्स कर देते हैं। तो ये सारे एजिटोबैक्टर है, नाइट्रोबैक्टर है, सूडोमोनास है, ये ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो कि इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को लेके और फिक्स करते हैं। तो ये 90 मिलियन टन टाइप का इस तरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो मेन बात हम कर रहे थे गैसों की, तो गैस में हम 3 गैसों के बारे में पढ़ा हमने, ऑक्सीजन है, CO2 है और N2 है। नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन है जो 21% पाई जाती है और CO2 है वो 0.03% पाई जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है, लेकिन ये इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा होते हुए भी डायरेक्ट इसको कोई जीव यूज नहीं कर पाता है, डायरेक्ट इसको कोई जीव यूज नहीं कर पाता है। तो क्या होता है कि नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाता है तो यहाँ पर इस तरह से ये फर्टिलाइजर के रूप में दिया जाता है। इसको कुछ जो इन्वायरमेंटल प्रोसेस होती है उसके थ्रू मिट्टी में आती है और 90 मिलियन टन है वो बायोटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो इसको फिक्स करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन है वो 21% पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बेस पर हम जीवों को 2 भागों में एरोबिक एनारोबिक जीव कहते हैं और ये कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जिंदा रहते हैं, उनको ऑब्लिगेट कहते हैं। जैसे हम लोग हैं ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। और फैकल्टेटिव, कुछ को ऑक्सीजन दी तो ठीक है, ऑक्सीजन नहीं दी तो भी ठीक है, तो उनका भी चल जाता है काम। और तीसरे माइक्रो एरोफिलिक ऑर्गेनिज्म जिनको बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, मिल जाती है, काम चला लेते हैं। CO2 है, CO2 का परसेंटेज फिक्स है 0.03, यदि ये परसेंटेज बढ़ता है तो इन्वायरमेंट में CO2 बढ़ती है और ये जलवाष्प के साथ में पृथ्वी पर आने वाली जो किरण है उनको ये रोक लेती है, जो पृथ्वी से टकराती है, टकराने के बाद वो परावर्तित नहीं हो पाती, वो किरणें इसी इन्वायरमेंट में रह जाती हैं और फिर पृथ्वी पर टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। तो इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, काफ़ी बार ये टिप्पणी के रूप में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन पेपर में। तो इसके बाद हम हमारे स्थलाकृतिक कारक ट्रोपोग्राफिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।